हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम हिंदी की प्रैक्टिस करवा रहे थे, तो आज भी हमको हिंदी का प्रैक्टिस रेडी करवाएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या होता है। आज हम जो प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं उसमें कुछ अपकमिंग कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो आपको पेपर में आ भी सकती हैं। अपकमिंग 2023 की रचनाएं हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा, इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है। इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है। इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या आता है हमारा। तो ऑप्शन पहला आता है खड़ी बोली। खड़ी बोली। बी आता है ब्रज, जो हमारी ब्रज भाषा होती है वो। तीसरे नंबर पर आता है बुंदेली। बुंदेली। और लास्ट आता है कन्नौजी। कन्नौजी। तो इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है। तो ऑप्शन ए खड़ी बोली। खड़ी बोली हमारी ओकार बहुला न होकर के आकार बहुला है। आकार बहुला है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर होगा कि इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है। तो खड़ी बोली हमारी ओकार बहुला ना होकर के आकार बहुला है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सॉरी, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। सार्थक लघुत्तम इकाई है। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। तो देखते हैं ऑप्शन हमारा क्या आता है। ए आता है शब्द। ऑप्शन बी आता है हमारा पद। सी आता है ध्वनि। और लास्ट ऑप्शन आता है वाक्य। वाक्य। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई हमारी शब्द होती है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द होती है। इसी में कुछ पॉइंट्स आते हैं वो हम देख लेते हैं। कि आता है कि पहला पॉइंट, भाषा की सबसे लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो हमारी वर्ण होती है। हमारी वर्ण होती है। अगला पॉइंट इसी में आता है कि भाषा की सबसे मौखिक इकाई की बात करें तो हमारी ध्वनि होती है। ध्वनि होती है। तो दूसरा क्वेश्चन, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई में शब्द होती है। कुछ पॉइंट होते भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो वर्ण, और भाषा की सबसे मौखिक इकाई तो ध्वनि होती है हमारी। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि राकेश का सही संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद है। राकेश का सही संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नहीं आता हमारा राके प्लस सा। बी आता है राका प्लस ईस। सी आता है राक प्लस ईस। और डी आता है राका प्लस इस। तो राकेश का सही संधि विच्छेद होता है। तो राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन बी होगा हमारा। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, राका प्लस इस। अगर हम राकेश को तोड़ेंगे तो राका प्लस इस में टूटेगा। जैसे कि निकलेगा तो आ और ई मिलकर बनाएंगे ए। तो हमारी संधि तो इसमें बताएं तो इसमें हमारी गुण संधि है। गुण संधि। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चयन कीजिए, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला आता हमारा सृष्टा, बी आता है सृष्टा, सी आता है सृष्टा, और लास्ट होता है कृष्णा। तो सृष्टा का शुद्ध वर्तनी क्या होता है? तो ऑप्शन ए हमारा सृष्टा, तो सॉरी ऑप्शन बी हमारा सही होगा, सृष्टा। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन किया तो ऑप्शन बी सृष्टा हमारा सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है अधोलिखित 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 में से तद्भव, अधोलिखित में से तद्भव शब्द है। अधोलिखित में से तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता हमारा, ऑप्शन ए आता है प्रत्यय विज्ञान, प्रत्यय विज्ञान। ऑप्शन बी आता है परिधान, और ऑप्शन सी आता है हमारा पिटक, और डी आता है पिटारा। तो अधोलिखित में से तद्भव शब्द है। तो तद्भव हमारा क्या होता है? तद्भव हमारा अगर प्रत्यय विज्ञान देखें तो ये हमारा तत्सम शब्द है। इसका तद्भव होता है पहचान, पहचान। और परिधान का होता है पहनना, पहनना। पिटक, पिटक भी हमारा एक तत्सम शब्द है। पिटक का ही तद्भव होता है पिटारा। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अधोलिखित में से तद्भव शब्द है तो पिटारा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अगला क्वेश्चन देखें तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित पदों में एक प्रत्यय लगाए गए हैं। निम्नलिखित पदों में एक प्रत्यय लगाए गए हैं। लगाए गए हैं। इनमें एक प्रत्यय नहीं है। इनमें एक प्रत्यय नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना आप लोग। निम्नलिखित पदों में एक प्रत्यय लगाए गए हैं लेकिन इनमें से एक प्रत्यय नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला आता है हमारा दैविक, बी आता है सामाजिक, ऑप्शन सी आता है हमारा भौमिक, और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा पक्षिक। तो निम्नलिखित पदों में से एक प्रत्यय लगाए गए हैं लेकिन इनमें से एक प्रत्यय नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। पक्षिक में एक प्रत्यय नहीं आएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है धीरे धीरे में समास है। धीरे धीरे में समास है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आता है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, बी आता है अव्ययीभाव, अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी आएगा कर्मधारय, कर्मधारय समास, और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा द्विगु समास।
द्विगु समास। तो धीरे धीरे में प्रत्यय, तो धीरे धीरे में हमारा अव्ययभाव, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इसमें हमारा अव्ययभाव प्रत्यय जो अव्यय, अव्यय बदला समास, तो हमारा धीरे धीरे में समास तो अव्ययभाव होगा। जैसा कि द्वंद्व समास देखे तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान। और अव्ययभाव में तो पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद अरण्य होता है। और ऑप्शन सी कर्मधारय, तो कर्मधारय में पूर्व पद विशेषण, पूर्व पद विशेषण, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य, और उत्तर पद विशेष्य, उत्तर पद विशेष। और द्विगु समास होता है संख्यावाची, पूर्व पद संख्यावाची। पूर्व पद संख्यावाची, तो धीरे धीरे में समास है, तो धीरे धीरे में अव्ययभाव समास है। हमने द्वंद्व समास में क्या था, दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययभाव से पूर्व पद अनन्य होता है। कर्मधारय में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है। द्विगु समास जो पूर्व पद संख्यावाची, पहला पद पूर्व पद संख्यावाची या समूहवाची हो तो हमारा द्विगु समास होगा। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है, तो कौन सा शब्द निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है झुरमुट, ऑप्शन बी आता है अंत्येष्टि, ऑप्शन सी आता है इच्छा, ऑप्शन सी आता है इच्छा, और ऑप्शन डी आता है निराशा। अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो स्त्रीलिंग अंत्येष्टि क्या होता है? अंत्येष्टि क्रियाकर्म, अंत्येष्टि होता है क्रिया कर्म, अंत्येष्टि हमारा क्रियाकर्म होता है। तो अंत क्रियाकर्म होती है ना कि होता है, तो इच्छा होती है, निराशा होती है। तो झुरमुट हमारा स्त्रीलिंग शब्द ना होकर हमारा पुल्लिंग शब्द है। इसका अर्थ होता है झुंड, तो झुंड होता है ना कि होती है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या आता है। ऑप्शन आता है अपादान कारक, ऑप्शन बी आता है संबंध कारक, ऑप्शन सी आता है संप्रदान कारक, और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा अधिकरण कारक। तो क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक होता है, तो क्रिया का आधार सूचित करने वाला हमारा अधिकरण कारक होता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा,
मानव शब्द, मानव शब्द से विशेषण, मानव शब्द से विशेषण बनेगा, मानव शब्द से विशेषण बनेगा तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नहीं आता हमारा मनुष्य, बी आता है हमारा मानवता, सी आता है मानवीय, और डी आता है हमारा मानवीकरण, मानवीकरण। तो मानव शब्द से विशेषण बनेगा, तो मानव शब्द से विशेषण कौन सा बनेगा? अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य हमारी जाति का बोध कराता है, मनुष्य हमारी जाति का बोध कराता है। मानवता हमारा भाववाचक होता है, तो मानवीय, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। मानव शब्द से विशेषण तो हमारा मानवीय बनेगा। अगला क्वेश्चन आता है, इतने नोट डाउन कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, व्युत्पत्ति के आधार पर व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद के आधार पर संज्ञा के भेद हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद हैं, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला आता है हमारा 3, बी आता है 4, सी आता है 5 और डी आता है 6। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद तो हमने बताया था, संज्ञा जब हमने पढ़ाई थी बताया था, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, और कौन कौन से होते हैं वे देख लेते हैं। पहला था हमारा रूढ़ संज्ञा, रूढ़। दूसरा था यौगिक, यौगिक। और लास्ट आता है योग रूढ़, योग रूढ़। तो पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा होता है योग रूढ़। तो अगर हम बात करें रूढ़ की, तो रूढ़ की दो शब्द होते हैं, जैसे जल, तो जा प्लस ला से मिलकर बना है। यौगिक की बात करें तो पुस्तकालय या फिर विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय हो गया हमारा। और लास्ट शब्द होता है योग रूढ़, जो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ जो शब्द जल, जा प्लस ला से मिलकर बना है। यौगिक विद्यालय, विद्या प्लस आलय से मिलकर बना है। इसी तरह योग रूढ़, योग रूढ़ होता है चक्रपाणी। ऐसे ही और भी उदाहरण, एग्जाम्पल में हो गया चक्रपाणी। ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक नहीं है? कौन सा वाक्य सकर्मक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नहीं आता हमारा, अरुणिमा ने पुस्तक पढ़ी, अरुणिमा ने पुस्तक पढ़ी। ऑप्शन बी आता है, माँ ने राखी को टॉफी दिलाई, माँ ने राखी को टॉफी दिलाई। ऑप्शन सी आता है, रोहित सोया है, रोहित सोया है। और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा, राधा सब्जी काटती है, राधा सब्जी काटती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक नहीं है? तो अरुणिमा ने पुस्तक पढ़ी, ये भी है। माँ ने राखी को टॉफी दिलाई, ये भी है। राधा ने सब्जी काटी, तो हमारा रोहित सोया है, यह हमारा सकर्मक क्रिया में ना होकर ये अकर्मक है।
ये वाक्य हमारा अकर्मक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किया गया वाक्य में वाच्य है। किया गया वाक्य में वाच्य है। वाक्य में वाच्य है तो देखते हैं ऑप्शन ए आता है हमारा कर्तवाच्य। कृतवाच्य। ऑप्शन बी आता है हमारा कर्मवाच्य। ऑप्शन सी आएगा भाववाच्य। लास्ट ऑप्शन आता है हमारा अन्य। तो राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किया गया वाक्य में वाच्य है तो राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किया गया ना, तो हमारा होगा यहाँ कर्मवाच्य। राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किया गया तो हमारा कर्मवाच्य होगा। इधर नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन आता है आशुतोष तेज तेज चल रहा था। तेज चल रहा था वाक्य में क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय है। तो आशुतोष तेज चल रहा था वाक्य में क्रिया विशेषण अव्यय है तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता हमारा आशुतोष बी आता हमारा चल रहा था। चल रहा। ऑप्शन सी आता तेज और डी आता है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आशुतोष तेज चल रहा था वाक्य में क्रिया विशेषण अव्यय है तो तेज ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो इसमें कौन सा है रीतिवाचक। हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो आशुतोष तेज से चल रहा था वाक्य में क्रिया विशेषण है तो आशुतोष चल रहा था तेज तो इनमें से तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आशुतोष कौन सा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन आता है हमारा इनमें से शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा अस्म। ऑप्शन बी आता है सैंधव। ऑप्शन सी आता है तुरंग और डी आता है घोटक। तो इनमें से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। पहला था अस्म, सैंधव, तुरंग और घोटक। तो अस्म शब्द हमारा नहीं होता है सब घोड़ा का पर्यायवाची। तो अस्म का क्या होता है। अस्म होता है पत्थर या फिर होता है प्रस्तर। पत्थर या प्रस्तर। और घोटक और अन्य देख लें घोड़ा का तो अश्व, बाजी। ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन आता है खीसे निकोड़ना।
खींचे निकोरना मुहावरे का सही अर्थ है। खींचे निकोरना, निकोरना मुहावरे का सही अर्थ है। खींचे निकोरना मुहावरे का सही अर्थ है, तो ऑप्शन देखते, ऑप्शन नहीं आता है छोड़ देना, ऑप्शन बी आता है भाग जाना, ऑप्शन सी आता है गिड़गिड़ा कर हंसना, गिड़गिड़ा कर मांगना है, फिर गिड़गिड़ा कर मांगना, और ऑप्शन डी आता है छोटी सी बात, छोटी सी बात को बढ़ाना। तो खीसे निकोरना मुहावरे का सही अर्थ होगा, तो खीसे निकोरना का होता है गिड़गिड़ा कर मांगना, गिड़गिड़ा कर मांगना। अगर छोड़ देना की बात करें तो छोड़ देना था मुंह मोड़ना, मुंह मोड़ना। भाग जाना को होता है 9 2 11 होना, 9 2 11। और छोटी सी बात को बढ़ाना तो डपोर संख, डपोर संख। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अगला आता है कि सत्य कैश की कैश की वृत्ति का किस रस से संबंध है। कैश की वृत्ति का किस रस से संबंध है। कैश की वृत्ति का किस रस से संबंध है, तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नहीं आता श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, ऑप्शन बी आता है हमारा रौद्र रस, ऑप्शन सी आता है भयानक रस, और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा कि करुण रस। तो कैश की वृत्ति का किस रस से संबंध है, तो हमारा होता है श्रृंगार रस। ऑप्शन ए हमारा सही होता है। श्रृंगार रस कैसा होता है रति, रौद्र का होता है क्रोध, भयानक का भय, और करुण का शोक। इस प्रैक्टिस में कुछ अलग ही क्वेश्चन मिलेंगे आज, इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि वेपतु कैसा अनुभव है। वेपतु, वेपतु कैसा अनुभव है, कैसा अनुभव है, कैसा अनुभव है, कैसा अनुभव है। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला आता है हमारा आंगिक, सात्विक, आंगिक हो गया, सात्विक हो गया। ऑप्शन सी आता है बौद्धिक, बौद्धिक, और डी आता है वाचिक। तो वेपतु, वेपतु कैसा अनुभव है, तो हमारा
आंगिक देखें तो आंगिक से हमारे अंग से रिलेटेड बात हो रही है, और बौद्धिक का तो दिमाग, बुद्धि, वाचिक मीन्स बोलना। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, सात्विक। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है? कौन सा वार्णिक छंद है? निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है? बात करें तो ऑप्शन की तो देखते हैं। पहला आता है हमारा छप्पय, बी आता है सोरठा, ऑप्शन सी आता है हमारा उपेंद्र वर्जा, और डी आता है दोहा। तो निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है? तो वार्णिक छंद की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा उपेंद्र वर्जा हमारा वार्णिक छंद होता है, न कि मात्रिक छंद होता है। तो छप्पय की बात करें तो छप्पय हमारा मात्रिक में कैसा? विषम मात्रिक छंद है हमारा। मात्रिक तो है लेकिन कैसा? विषम मात्रिक। अब आता थी सोरठा की, तो सोरठा हमारा अर्ध सममात्रिक है, अर्ध सममात्रिक है। तो उपेंद्र वर्जा हमारा वार्णिक छंद होता है, ना कि मात्रिक छंद होता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगर विषम मात्रिक में अगर छप्पय की बात करें तो छप्पय किससे? रोला प्लस उल्लाला, रोला प्लस उल्लाला से होता है। यहां हम ऑप्शन को चेंज करें तो ऑप्शन डी होगा हमारा रोला। तो रोला की बात करते हैं तो रोला में क्या होता है? सॉरी, आता है सोरठा। सोरठा की बात करें तो सोरठा हमारा अर्ध सममात्रिक होता है। इतना तो क्लियर हो गया हमारा। तो वार्णिक छंद होता है उपेंद्र वर्जा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि भारत के समभारत में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? भारत के समभारत में कौन सा अलंकार है? तो भारत के समभारत में कौन सा अलंकार? तो ऑप्शन देखते हैं। ए होता है रूपक, बी आता है अनन्वय, ऑप्शन सी आएगा उपमा, और डी आता है यमक। तो भारत के समभारत में कौन सा अलंकार होता है? तो अगर रूपक की बात करें तो रूपक का अर्थ होता है अभेद रहित आरोप। क्या अर्थ होता है? अभेद रहित आरोप। रूपक का अर्थ होता है अभेद रहित आरोप। उपमा होता है तुलना करना, और यमक होता है युग्मक या फिर युग्मक और जोड़ा। तो ऑप्शन बचा हमारा बी अनन्वय। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, भारत के समभारत। तो हमारा अनन्वय अलंकार होगा। अनन्वय की बात करें तो अनन्वय के बारे में बता सकते हैं आपको कि जहां उपमेय की तुलना करने के लिए जहां उपमेय की तुलना करने के लिए कोई उपमान ना हो, और उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, उपमान बना दिया जाता है या जाए। तो बात वही है, भारत के समभारत में कौन सा अलंकार? तो अनन्वय। अनन्वय का क्या होता था? जहां उपमेय की तुलना करने के लिए कोई उपमान ना हो और उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए। तो बात वही हुई, भारत के समभारत उपमेय को ही उपमान बना दिया गया है।
उपमेय कोई उपमान बंदे भारत के संभारत, तो हमारा अनन्वय अलंकार होगा। इतना नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा था इनमें से दादू दयाल की रचना है। इनमें से दादू दयाल की रचना है। तो क्वेश्चन हमारा इनमें से दादू दयाल की रचना है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आता है हमारा, ऑप्शन आता है परमाल रासो, परमाल रासो। ऑप्शन बी आता है हमारा हार्डेवानी, हार्डेवानी। अगला आता है अभंग पद, ऑप्शन सी आता है हमारा अभंग पद, अभंग पद। और लास्ट आता है ज्ञान बोध, ज्ञान बोध। तो इनमें से कौन दादू दयाल की रचना है? तो इनमें से दादू दयाल की रचना हमारी है हार्डेवानी। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, हार्डेवानी हमारी दादू दयाल की रचना है। अगर बात करें परमार रासो की, परमार रासो हमारी है, परमार रासो अभंग बोध और अभंग पद और ज्ञान बोध। तो ज्ञान बोध हमारी है मलूक दास की, ज्ञान बोध किसकी है? तो ज्ञान बोध की बात है, ज्ञान बोध हमारी मलूक दास की है। अब आता है अभंग पद, अभंग पद हमारी है अभंग पद नामदेव की, अभंग पद है हमारी नामदेव की। और परमार रासो है हमारी, परमार रासो जगनीक। तो दादू दयाल की रचना हार्डेवानी है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि प्रसाद और प्रसाद का सही अर्थ है। प्रसाद और प्रसाद का सही अर्थ है, तो ऑप्शन ए आता है हमारा कृपा और राजमहल। ऑप्शन बी आता है बैलगाड़ी और मचान। ऑप्शन सी आती है राजमहल और कृपा। राजमहल और कृपा। लास्ट ऑप्शन आता है हमारा कपड़ा और होता है बुरी आदत। कपड़ा और बुरी, तो प्रसाद और प्रसाद का सही अर्थ होता है हमारा कृपा और राजमहल। प्रसाद होता है मतलब कि कोई प्रसाद दिया हो, मतलब इसकी कृपा की गई हो, तो ये ऐसा ही ऑप्शन हमारा पहला है कृपा और राजमहल। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा पद्मावत निम्न में से कौन किस भाषा से संबंधित है? किस भाषा से संबंधित है? पद्मावत निम्न में से किस भाषा से संबंधित है? तो बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन आता है हमारा एक अवधी भाषा, बी आती संस्कृत भाषा, ऑप्शन सी आता है हमारा ब्रज भाषा, और लास्ट आता है हमारा बांग्ला भाषा। तो पद्मावत किस भाषा से संबंधित है? तो पद्मावत हमारी अवधी भाषा से संबंधित है। इसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। तो पद्मावत की बात करें तो पद्मावत के लेखक हमारे हैं जायसी,
जैसी, जो हमारे भक्ति काल के हैं, जो हमारे भक्ति काल के हैं। भक्ति काल का मतलब तो प्रेमाश्रय शाखा के हैं, प्रेमाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा। तो प्रेमाश्रय शाखा और ये हमारे निर्गुण भक्ति, तो इतना ही आएगा। पद्मावत जैसी कौन सी भक्ति काल के, कौन सी शाखा है, तो प्रेमाश्रय शाखा के। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती को भारत भारती, भारत भारती पुरस्कार का कब दिया गया, पुरस्कार कब दिया गया, कब दिया गया। तो धर्मवीर भारती को भारत भारती पुरस्कार कब दिया गया, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ये आता है हमारा 1982, बी आता है 2005, सी आता है 1990, लास्ट ऑप्शन आता है 2013। तो धर्मवीर भारती को भारत भारती पुरस्कार कब दिया गया था, तो ऑप्शन अगर एक ही बात करें 1982, तो 1982 को महादेवी वर्मा को मिला था, महादेवी वर्मा को मिला था। अगर 2005 की तो नामवर सिंह, नामवर सिंह। और 1990, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा 1990। धर्मवीर भारती को भारत भारती पुरस्कार 1990 में दिया गया था। अब बात करें 2013 की, तो 2013 में दूध नाम सिंह को दिया गया था। तो यह आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया कि धर्मवीर भारती को भारत भारती पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1990। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से भगवत शरण उपाध्याय की रचना है, निम्न में से भगवत शरण उपाध्याय की, भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। निम्न में से भगवत शरण उपाध्याय की रचना है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ये आता है हमारा कागज की कश्तियां, कागज की कश्तियां। ऑप्शन बी आता है हमारा कि लक्ष्मीपुरा, लक्ष्मीपुरा। ऑप्शन सी आएगा हमारा तूफानों के बीच, तूफानों के बीच। और लास्ट ऑप्शन आता है खून की छींटें, खून की छींटें, खून की छींटें। तो निम्न में से भगवत शरण उपाध्याय की रचना है, तो कागज की किस्तियां। तो कागज की किस्तियां किसकी हैं, तो कागज की किस्तियां प्रकाश चंद्र जैन की हैं, यानी प्रकाश चंद्र जैन की है। कागज की किस्तियां हमारी किस्तियां प्रकाश चंद्र जैन की हैं। बी आता है लक्ष्मीपुरा। तो लक्ष्मीपुरा की बात करें तो लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह, शिवदान सिंह चौहान की है। सी आता है तूफानों के बीच, तो तूफानों के बीच हमारे रांगे राघव की है, रांगे राघव। लास्ट बचता है खून की चीटें, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। खून की चीटें हमारी भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। अगला क्वेश्चन आता है राहुल सांगतायन की,
राहुल, संकृतायन की आत्मकथा है कि आत्मकथा है। राहुल संकृतायन की आत्मकथा है, तो ऑप्शन ए आता है हमारा जिंदगी का सफर। जिंदगी का सफर। ऑप्शन बी आता है मेरी आत्मकहानी। सी आता है मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा। और लास्ट ऑप्शन हमारा आता है कि गाली छूटी शराब। गाली छूटी शराब। तो राहुल संकृतायन की आत्मकथा है, तो राहुल संकृतायन की आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो जिंदगी का सफर हमारी बलराज मधोक की है। जिंदगी का सफर हमारा बलराज मधोक की है। मेरी जीवन यात्रा राहुल संकृतायन की। आता मेरी आत्मकहानी तो श्याम सुंदर दास की है। श्याम सुंदर दास की है। और गाली छूटी शराब तो रविंद्र कालिया की है हमारी। रविंद्र कालिया की है। गाली छूटी शराब तो हमारी रविंद्र कालिया की है। तो राहुल संकृतायन की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा निम्नलिखित में से अतुल कुमार राय को किस उपन्यास पर निम्नलिखित में से अतुल कुमार राय को किस उपन्यास पर युवा साहित्य पुरस्कार मिला? युवा साहित्य पुरस्कार मिला। तो निम्नलिखित में से अतुल कुमार राय को किस उपन्यास पर युवा साहित्य पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन ए आता है हमारा प्रमेय। बी आएगा हमारा थरथराहट। सी आता है हवेली। संतानपुर। और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा चांदपुर की चंदा। चांदपुर की चंदा। तो निम्नलिखित में से अतुल कुमार राय को किस उपन्यास पर युवा साहित्य पुरस्कार मिला था? तो बात करें अगर पहला प्रमेय की, तो प्रमेय हमारी भगवंत अनमोल की है। भगवंत अनमोल की। ये कब की है? तो ये हमारी 2022 की है। 2022 की है। थरथराहट, तो थरथराहट आस्तिक वाजपेयी। ये हमारी इनकी 2018। और आता है हवेली संतानपुर। तो हवेली संतानपुर इंदिरा ये 2015 की है। और तो चांदपुर की चंदा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तो अतुल कुमार रॉय की उपन्यास जिसमें युवा साहित्य पुरस्कार मिला, तो हमारी चांदपुर की चंदा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तो इतना नोट डाउन कर लें। ये बात करेगा ये है कब की? तो ये हमारी 2023 की है। इतना नोट डाउन कर लें।
अगला क्वेश्चन आता है सूर्यनाथ सिंह। सूर्यनाथ सिंह को किस रचना के लिए को किस रचना के लिए सूर्यनाथ सिंह को किस रचना के लिए बाल साहित्य पुरस्कार मिला? किस रचना के लिए बाल साहित्य पुरस्कार मिला? तो सूर्यनाथ सिंह को किस रचना के लिए बाल साहित्य पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला आता है हमारा, एक था ठुनठुनिया। एक था ठुनठुनिया। एक था ठुनठुनिया। अगर ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन में तो प्यारे वही राम साहे। प्यारे वही राम साहे। प्यारे वही राम साहे। ऑप्शन सी आता है हमारा, कोटुकोप। कोटुक को पहला आता है एक था ठुनठुनिया, दूसरा आता है बी वही प्यारे वही राम साहे। ऑप्शन सी आता है कोटुकोप और ला आता है संपूर्ण बाल। संपूर्ण बाल। तो सूर्यनाथ सिंह को किस रचना के लिए बाल साहित्य पुरस्कार मिला था? तो कोटुकोप। ऑप्शन सी हमारा सही है। कोटुकोप के लिए बाल साहित्य पुरस्कार मिला था सूर्यनाथ सिंह को। इसमें देखते हैं एक ठुनठुनिया, तो ये हमारी है प्रकाश मनु की। ये हमारी है प्रकाश मनु की। अगला था ये अब प्यारे वही राम साहे। तो प्यारे वही राम साहे है स्वयं प्रकाश की। स्वयं प्रकाश की। कोटुकोप तो सूर्यनाथ सिंह की है। अब बची संपूर्ण बाल, तो संपूर्ण बाल हमारी है। तो सूर्यनाथ सिंह को किस रचना के लिए बाल साहित्य पुरस्कार मिला था? तो कोटुकोप के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि आदिकाल को वीरगाथा काल। आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा। वीरगाथा काल की संज्ञा किस कवि ने दी थी? आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा किस कवि ने दी थी? तो ऑप्शन ए आता है किस कवि के द्वारा दी गई या किस कवि ने दी थी? तो ऑप्शन ए आता है हमारा मिश्र बंधु। बी आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। तो आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा किस कवि के द्वारा दी गई या किस कवि ने दी थी? तो पहली बात करते हैं मिश्र बंधु की। तो मिश्र बंधु ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा था। प्रारंभिक काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल। बात करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा। तो बचा हमारा ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा हमारे रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दी गई थी। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से पुष्पा भारती को
निम्नलिखित पुष्पा भारती को व्यास सम्मान पुरस्कार किस रचना पर मिला? व्यास सम्मान पुरस्कार किस रचना पर मिला? किस रचना पर मिला? तो निम्नलिखित में से पुष्पा भारती को व्यास सम्मान पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता हमारा दुक्कम सुक्कम, ऑप्शन बी आता है हमारा जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम, ऑप्शन सी आता है कागज की चाल, सॉरी कागज की नाव, और लास्ट ऑप्शन आता है यादें यादें यादें, यादें यादें और यादें। तो क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित से पुष्पा भारती को व्यास सम्मान पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था? तो बात करते पहला ऑप्शन तो दुक्कम सुक्कम। तो दुक्कम सुक्कम हमारी ममता कालिया की है। ममता कालिया जो 2017 की है, 2017 की है। जितने लोग उतने प्रेम तो लीलाधर जगूड़ी, लीलाधर जगूड़ी की है, लीलाधर जगूड़ी। और कागज की नाव, तो कागज की नाव लीलाधर जगूड़ी, ये हमारी 2018 की है, 2018 की है। अगला आता है कागज की नाव। तो कागज की नाव है नासिरा शर्मा की, नासिरा शर्मा, जो कि हमारी 2019 की है। बात करते हैं यादें यादें यादें। तो ये हमारी पुष्पा भारती जिसमें उनको व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो गई। जो ये हमारी है ये हमारा संस्मरण है और 2023 का है। तब मैं जब हमने आपको क्लास स्टार्ट करी तभी मैंने बताया था कि आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे जो हमारे 2023 की रचना वाले हैं। तो सॉरी, थैंक यू दोस्तों। आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है, जिसमें जैसे आज की क्लास में आपको कुछ यूनिक क्वेश्चन मिले हैं, ऐसे ही आपको अब जो आने वाली क्लास है उसमें मिलेंगे।